हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना 12th क्लास एमपी बोर्ड का अकाउंट सब्जेक्ट में जो चूज द अल्टरनेटिव है वो कवर करेंगे। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लोन ग्रांटेड टू पार्टनर्स आर ट्रांसफर्ड टू। अगर एक बिजनेस बंद हो रहा होता है और उस समय किसी पार्टनर ने अगर किसी पार्टनर को लोन दिया गया है तो वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। अगर बिजनेस किसी पार्टनर को लोन देता है और बिजनेस एंड हो रहा है तो वो जो लोन है वो हम पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उस समय हम उसके अकाउंट में बाय यानी कि क्रेडिट वाली साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट। रियलाइजेशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब एक पार्टनर बिजनेस में आ रहा होता है तब, या फिर एक पार्टनर बिजनेस छोड़ कर जा रहा होता है उस समय, या फिर एक बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो रहा होता है उस समय, या फिर कोई एक पार्टनर एक्सपायर हो जाए उस समय। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता है वो कंपनी की लाइफ में एक ही बार बनता है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब एक बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो रहा होता है उस समय। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अनडिक्लेयर एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन। हमारे पास बिजनेस में जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते तो पहले एसेट्स नहीं थी, लेकिन अब एसेट्स है, अनडिक्लेयर एसेट्स। तो उस एसेट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे तो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? क्या हम उस एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, या फिर एसेट्स अकाउंट में लिखेंगे, या फिर उसकी हम एंट्री ही नहीं करेंगे? तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वसूली खाते में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनमें से कौन सी चीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट मतलब वसूली खाते में नहीं लिखते हैं? कैश अकाउंट को, रिजर्व अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर किसी को भी नहीं। तो जब हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं उस समय हम उसमें ना तो कैश अकाउंट की एंट्री करेंगे, ना ही हमारे पास जो सेविंग्स वगैरह उनकी एंट्री करेंगे, ना ही हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी एंट्री करेंगे, हम किसी की भी एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट 35, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। जब हम किसी से अपने शेयर छीन रहे होते हैं उस समय हम डेबिट में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? क्या हम फेस वैल्यू लिखेंगे उस शेयर की, या फिर कॉल्ड अप अमाउंट लिखेंगे, या फिर पेड अप अमाउंट लिखेंगे, या फिर इशूड वैल्यू लिखेंगे? तो कॉल्ड अप अमाउंट लिखेंगे हम। मान लो हमने कोई शेयर बेचा 10 रुपए का, हमने 3 रुपए एप्लीकेशन पर और 3 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे हैं बस। ना तो हमने किसी से फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, ना ही हमने सेकंड कॉल का मांगा। तो जब हम शेयर छीनेंगे तो हमारा शेयर 6 रुपए से छीना जाएगा, क्योंकि जब हमने फर्स्ट और सेकंड कॉल की ही नहीं है तो हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो 3-3 रुपए की थी, हम जब शेयर छीनेंगे तो हमारा 6 रुपए से ही शेयर छीना जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। हमारा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर को हम लोग सामान्य अंश यानी कि समतांश भी कहते हैं। तो इसमें से कौन सी समतांश यानी कि इक्विटी शेयर की विशेषता नहीं है? चेंज इन रेट ऑफ डिविडेंड, ये तो सही है। इक्विटी शेयर की जो लाभांश यानी कि जो ब्याज की रेट है ना वो चेंज होती रहती है। ऑनर ऑफ द कंपनी, ये भी सही है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के असली मालिक होते हैं। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ कैपिटल एट द एंड, ये भी सही है। जब एक बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो रहा होता है तो हम इक्विटी शेयर का वही पैसा सबसे एंड में देते हैं। तो इसमें से जो हमारी इक्विटी शेयर की विशेषता नहीं है वो ये है, प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड। जब एक बिजनेस में हमें डिविडेंड देना होता है तो क्या हम इक्विटी शेयर वालों को पहले डिविडेंड देते हैं? नहीं। तो हमारा चौथा आंसर सही है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल ए इच। अगर किसी पार्टनर ने हमारा फर्स्ट या सेकंड कॉल में से कोई भी एक पैसा ना दिया हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। तो उस पार्टनर से जितना समय हमारे पास लेट पैसा आता है उस पैसे पर इंटरेस्ट चलता है। कौन सा, किस रेट से चलेगा वो इंटरेस्ट? 10% पर एनम। पर एनम मतलब टाइम का ध्यान रखेंगे। अगर किसी पार्टनर ने अपना फर्स्ट कॉल का पैसा 2 महीने डिले में किया है तो हम उसको 2 महीने का ब्याज, और अगर कोई पार्टनर हमारा पैसा 3 महीने में दे रहा है तो फिर हम उसे 3 महीने का ब्याज लेंगे। तो पर एनम मतलब होता है हम उससे टाइम का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एंड इज ट्रांसफर टू। जब हम शेयर छीनते हैं तो उस समय हमारे पास जो प्रॉफिट होता है सबसे लास्ट एंट्री में, उस प्रॉफिट को हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? जनरल रिजर्व अकाउंट में, या फिर पूंजी संचय मतलब कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, या फिर लावानी खाते में। तो जो हमारी लास्ट एंट्री होती है उसमें हम क्या लिखते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो जो भी हमारे पास शेयर छीनने से प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट,
मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नेसेसरी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये किस चीज के लिए जरूरी होता है? शेयर के छीनते समय, फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर को बेचते समय या ट्रांसफर करते समय, फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर को बांटते समय, या फिर हम किसी भी शेयर को जो कैंसिल वगैरह करते हैं उनके लिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब हम शेयर को इशू करते हैं, आवंटन करते हैं, उस समय जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो आवश्यक होता है कि हमारे पास, हमने जो शेयर इशू किए हैं, हमारे पास इतने शेयर के लिए पैसा आना ही चाहिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स ऑन एरियर्स ऑन शेयर मस्ट नॉट एक्सीड। अगर किसी पार्टनर ने हमारा पैसा नहीं दिया है फर्स्ट या सेकंड कॉल पर, तो हम उससे ब्याज लेंगे, और वो जो ब्याज की रेट, इंटरेस्ट की रेट है, वो कितनी या किसी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10%। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम, जब अपना 10 का शेयर 12 रुपए में बेचते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए क्या ये बार बार होने वाला लाभ है, या फिर ये पूंजीगत लाभ, जो ऐसा लाभ है वो कभी कभी होता है, या फिर ये कैपिटल लॉस है, या फिर ये बार बार होने वाला इनकम यानी कि प्राप्ति है? तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वो है कैपिटल प्रॉफिट। सिक्योरिटी प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट यानी कि पूंजीगत लाभ माना जाता है, जो हमें कभी कभी होता है। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? ये छोटे समय के लेनदार होते हैं क्या, या फिर ये लंबे समय के लेनदार होते हैं, या फिर ये कंपनी के मालिक होते हैं, या फिर ये कंपनी के ओनर, ओनर ने कस्टमर, और ये कंपनी के कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है इक्विटी शेयर होल्डर, यानी समताधारी कंपनी के असली मालिक होते हैं। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएट। जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उस पर हमें मिलता है इंटरेस्ट, लेकिन अगर कोई पैसा हम किसी बिजनेस में लगाएं या फिर शेयर मार्केट में लगाएं तो वहां से हमें मिलता है लाभ में हिस्सा, उसी को हम इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं। तो जो डिविडेंड यानी कि लाभांश की जो रेट है ना, वो कम ज्यादा होती रहती है। किसमें? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर वालों को, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, या फिर डिवेंचर होल्डर जो कंपनी को लोन देते हैं उनको, या फिर इसका आंसर नन ऑफ दीज। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ये कंपनी के असली मालिक होते हैं। तो मालिक लोगों की जो लाभ की रेट है वो फिक्स नहीं होती, वो हमेशा कम ज्यादा होती रहती है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर, जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर, जिन्होंने हमारे बिजनेस में शेयर वगैरह खरीद रखे हैं। तो शेयर होल्डरों को हम क्या देते हैं? क्या हम उनको ब्याज देते हैं, या फिर हम उनको लाभ में हिस्सा देते हैं, या फिर हम कमीशन देते हैं, या फिर हम कुछ भी नहीं देते? तो हम उनको डिविडेंड, लाभ में हिस्सा यानी कि लाभांश देते हैं। नेक्स्ट, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड बी डेबिटेड। जब हम कोई शेयर छीनते हैं तो उस समय हम डेबिट पे क्या लिखेंगे? क्या हम बैंक अकाउंट लिखेंगे? नहीं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिखेंगे? ये भी इसका आंसर नहीं है। शेयर कैपिटल लिखेंगे? यही इसका आंसर सही है। या फिर हम शेयर होल्डर पर्सनल अकाउंट लिखेंगे? तो जब हम शेयर छीनते हैं तो उस समय एंट्री क्या करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक। नेक्स्ट, डिवेंचर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? जो ऋण पत्रधारी होते हैं, जो कंपनी को लोन देते हैं, वो कंपनी के कौन होते हैं? क्या वो कंपनी के लेनदार होते हैं? यही इसका आंसर सही है। अगर उन्होंने लोन दिया तो वो लेनदार हो गए। क्या वो कंपनी के मालिक होंगे? नहीं। क्या वो कंपनी के कर्मचारी होंगे? नहीं। क्या वो कंपनी के देनदार होंगे? क्या कंपनी उनको पैसा, क्या वो कंपनी को पैसा देंगे? नहीं। तो जो डिवेंचर होल्डर वो कंपनी के लेनदार होते हैं। नेक्स्ट, द कंपनी पेज ऑन डिवेंचर। अगर किसी आदमी ने कंपनी को लोन दिया है, लॉन्ग टर्म लोन, उसी को हम बोलते हैं डिवेंचर। तो जो कंपनी को लोन देता है, कंपनी इसको क्या देगी? लाभांश, लाभ में हिस्सा देगी? नहीं। ब्याज देगी? हाँ, ये इसका आंसर है। क्या कंपनी इसको प्रॉफिट में हिस्सा देगी? जी नहीं। क्या कंपनी इसको ब्याज और लाभ दोनों चीजें देगी? नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है इंटरेस्ट। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अगर हम अपने ऋण पत्र को बट्टे पर यानी कि डिस्काउंट पर बेचते हैं, कम पर बेचते हैं हम 10 की चीज 8 में, तो ये कंपनी के लिए लॉस है। कौन सा लॉस है? कैपिटल लॉस, पूंजीगत हानि है ये कंपनी के लिए। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अगर कोई आदमी कंपनी को लोन देता है तो उसी को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन यानी कि डिवेंचर। तो डिवेंचर पर कंपनी जो ब्याज देती है वो कितने समय में देती है? हर 3-3 महीने में, हर 6-6 महीने में, हर 1 साल में, या फिर कभी भी नहीं? तो कंपनी
जो पैसा लेती है पब्लिक से बिजनेस करने के लिए, कंपनी उस पर जो ब्याज देती है वो हर 6 महीने में देती है। जैसे सेविंग अकाउंट पर हमें हर 6 महीने में ब्याज मिलता है। करंट अकाउंट इज अ मेजर ऑफ, जो करंट अकाउंट होता है उससे हम क्या नापते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी। क्या कंपनी अपनी लाभदायकता नापती है? नहीं। लिक्विडिटी, क्या कंपनी अपनी तरलता नापती है? यही इसका आंसर सही है। सॉल्वेंसी, क्या हम लोन चुकाने की कंडीशन में है या नहीं है लंबे समय के? नहीं। और एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो नापती है? नहीं। तो जो हम करंट रेशियो वो क्यों निकालते हैं? क्या हम अपना छोटे समय का जो लोन है वो चुकाने की कंडीशन में है या नहीं है, वो हम नापते हैं अपना किससे? करंट रेशियो से। करंट रेशियो से हम ये चेक करते हैं कि हम क्रेडिटर वगैरह बिल्स पेबल का पेमेंट करने की कंडीशन में है या नहीं है। नेक्स्ट, विच रेशियो आर प्रीलिमिनरी मेजर्स ऑफ रिटर्न। हमारा जो प्रारंभिक जो रिटर्न होता है उसको नापने के लिए हम अपना कौन सा रेशियो निकालते हैं? लिक्विडिटी रेशियो, डेप्ट रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो जो हमारा प्रारंभिक स्टेज का जो रिटर्न यानी कि हमारे बिजनेस में जो हमने पैसा लगाया है उसको चेक करने के लिए हम कौन सा रेशियो निकालते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात निकालते हैं। नेक्स्ट 52, इफ करंट लायबिलिटीज आर 3,50,000 रुपीज एंड करंट रेशियो इज 1.5, अगर किसी बिजनेस की करंट लायबिलिटीज 3,50,000 है और करंट असेट्स रेशियो जो है वो हमारा करंट रेशियो का हमारा 1.5 रेशियो 1 है, तो हमारी करंट असेट्स क्या होगी? तो करंट लायबिलिटीज हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3,50,000 रुपीज, और जो हमारा ऊपर न्यूमरेटर है उसमें हमारी करंट असेट्स आएगी। तो हमारी जो करंट असेट है वो 4 लाख रुपए होगी? नहीं। 3.5 लाख रुपए होगी? नहीं। 4.5 लाख रुपए? ये भी नहीं होगी। नन ऑफ दिस, इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा। अगर हमारी करंट लायबिलिटी 3.5 लाख रुपए है तो उस हिसाब से हमारा जो करंट रेशियो है वो हम 3.5 लाख में 1.5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, which ratio provide the information critical to the long run operation of the firm। अगर हमें अपने बिजनेस का लंबे समय का जो लोन वगैरह हम चुकाने की कंडीशन में है या नहीं है, या फिर हमें अपने बिजनेस की लंबे समय की जो कंडीशन वगैरह निकालनी है, क्रिटिकल कंडीशन, उसको निकालने के लिए हम कौन सा रेशियो इस्तेमाल करते हैं? एक्टिविटी रेशियो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत अगर 2,30,000 रुपए है और हमारा जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो 4.6 है, तो फिर बताओ एवरेज स्टॉक कितना होगा? तो हमारा जो फॉर्मूला है वो एवरेज स्टॉक का, एवरेज स्टॉक का हमारा जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको हम ऊपर लिखेंगे और एवरेज स्टॉक नीचे लिखेंगे, तो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकलता है। तो 4.6 में हम 2,30,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में हमें एवरेज स्टॉक निकालना है, एवरेज स्टॉक हम नीचे रख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो 50,000 रुपीज आ जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऊपर 2,30,000 रुपीज और एवरेज स्टॉक नीचे, हमारा आंसर 50,000 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट, टू विच एक्टिविटी पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिलोंग। जहां हम अपना कैश फ्लो चैप्टर कवर करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमारा सवाल 3 एक्टिविटीज से होकर के गुजरता है। उसमें हम पहली जो एक्टिविटी बनाते हैं वो होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड होता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा होता है हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी में आता है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आता है। अगर हम जो शेयर पर डिविडेंड देते हैं तो वो हम किस में लिखेंगे? एक्टिविटी सी में लिखेंगे, जिसमें हम डिवेंचर शेयर वगैरह लिखते हैं। नेक्स्ट, नॉन कैश आइटम आर डील्ड इन। नॉन कैश आइटम हम कहाँ पर लिखेंगे? कौन सी एक्टिविटी में लिखेंगे? क्या हम कैश कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन में लिखेंगे? ये इसका सही आंसर है। कैश रिसीव फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज? जी नहीं। कैश रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तो हम सिर्फ फिक्स एसेट को खरीदना और बेचना, बस इतना लिखते हैं। नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो इसमें सही आंसर है वो है नॉन कैश आइटम इसमें आते हैं। नॉन कैश आइटम होते क्या हैं? जैसे कि डेप्रीशिएशन वगैरह, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, या फिर गुडविल राइट ऑफ। तो ये हम कहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट में लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन।
नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसमें हमारा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लगता है। जब हम सवाल करते हैं तो सबसे ऊपर टॉप पे हेडिंग डालते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और हम जो अपना सवाल लिया न्यूमेरिकल करते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। नेक्स्ट 58 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ कैश फ्लो? इनमें से कौन सा कैश फ्लो का सोर्स नहीं है? एक तो होता है हमारे बिजनेस से जो पैसा जा रहा है, और एक जो हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो इसमें हमें कैश इशू शेयर ऑफ परचेज असेट्स, ना तो हमारे बिजनेस में पैसा आएगा और ना जाएगा। तो ये कौन सा हो गया? इशू ऑफ शेयर ऑफ परचेज ऑफ असेट्स। अगर हम फिक्स एसेट खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस में फिक्स एसेट आएगी और हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा, तो ये हमारा कौन सा फ्लो हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। सोर्स, सोर्स का मतलब होता है बिजनेस में पैसा आना चाहिए। ओके, तो इशू ऑफ शेयर, अगर हम शेयर इशू करेंगे तो इसमें ये पूछा है इसमें से कौन सा हमारा बिजनेस का सोर्स नहीं है। फिक्स एसेट अगर हम खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस में एसेट्स तो आएगी लेकिन पैसा जाएगा, तो यहाँ पे पैसे का यूज हो रहा है, ये हमारा पैसे का सोर्स नहीं है, पैसा बिजनेस में आ नहीं रहा बल्कि पैसा बिजनेस से जा रहा है, इसलिए इसका आंसर इशू शेयर ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स है। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें से कौन सा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एग्जाम्पल है? इशू ऑफ डिवेंचर, ये एक्टिविटी सी में आता है, ये आंसर नहीं है हमारा। सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी हमारा आंसर नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन टर्म डिपॉजिट, जो हमारे बिजनेस में बैंक जो हमारे बिजनेस में लोगों ने पैसा वगैरह जमा किया उस पर हम ब्याज हमें मिलेगा, तो इंटरेस्ट पेड यही इसका सही आंसर है। अगर हम बैंक में पैसा लंबे समय के लिए जमा करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, तो जो बैंक हमें पैसा दे रहा है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन टर्म डिपॉजिट, हमने जो बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये हम कहाँ पे लिखते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने अपना आज अकाउंट का जो सेकंड पार्ट है ओटीओ का वो भी कवर किया।